Hello friends, today we are going to discuss on application of microbiology. As we know, microorganisms are present everywhere on earth, which includes humans, plants and other living creatures, soil, water and atmosphere. A number of reactions required for manufacturing useful products. माइक्रोबायोलॉजी के अनुप्रयोग, जैसा कि हम लोगों को पता है कि धरती पर सूक्ष्म जीव सब तरफ फैले हुए हैं, जिनमें मानव शरीर, पेड़ पौधे, दूसरे सजीव जानवर, जीव जंतु, मिट्टी, पानी और वातावरण होता है। बहुत सारे अभिक्रियाएं आवश्यक होती हैं जिनमें सूक्ष्म जीव आवश्यक होते हैं कुछ उपयोगी पदार्थों के उत्पादन में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन अल्कोहल एंड विनेगर इंडस्ट्री, vitamins production of acids and enzymes, baking industry, cosmetics and perfumes used in the production of dairy products, agriculture and soil fertility used as food, study of microbe human interaction। प्रतिजैविकों के उत्पादन में, शराब और सिरके के औद्योगिक उत्पादन में, विटामिन के उत्पादन में, अम्ल और एंजाइमों के उत्पादन में, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में, सौंदर्य प्रसाधन और सुगंधित पदार्थों के उत्पादन में, दूध एवं दूध से बनने वाले पदार्थों के उत्पादन में, कृषि एवं मृदा विज्ञान में, भोजन के रूप में और मनुष्य और सूक्ष्म जीवों के मध्य की अभिक्रियाओं के अध्ययन में। Production of antibiotics. Alexander Fleming in 1929 discovered the first antibiotic penicillin from Penicillium notatum। जैसा कि हमको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहले प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम पेनिसिलिन था, और वह पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से संश्लेषित किया था। ऐसे ही कुछ और एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से संश्लेषित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑरियोमाइसिन मेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफैसिनेस, क्लोरमफेनिकोल इज मेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओनियोजुली, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज मेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन राइमोसस, एरिथ्रोमाइसिन इज मेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोसियस, neomycin is made from streptomycin fredai, streptomycin is made from streptomyces canamycetus, and bacitracin is made from bacillus subtilis। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफैसिनेस के द्वारा ऑरियोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन बनाई जाती है। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिस ओनियोजुली के द्वारा क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस के द्वारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोसियस के द्वारा एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन फ्रेडाई के द्वारा नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन काइनामाइसेटस के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और बैसिलस सबटिलिस के द्वारा बैसिट्रासिन नामक एंटीबायोटिक संश्लेषित किए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ फंजाई के द्वारा प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर नाउ, पेनिसिलियम नोटेटम इज रिस्पॉन्सिबल इन प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। In production of ergot, claviceps purpurea fungi and Grysophulvin, for Grysophulvin Penicillium Grysophulvum is responsible। पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई के द्वारा पेनिसिलिन, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का संश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा एर्गॉट और पेनिसिलियम ग्राइसोफुलवम के द्वारा ग्राइसोफुलविन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है।
अब बात करते हैं इन एल्कोहल एंड विनेगर इंडस्ट्री। यीस्ट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस एल्कोहल। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स and 2 carbon dioxide molecules. Clostridium acetobutylicum takes part in the manufacture of butyl alcohol. The production of vinegar or acetic acid takes place with the help of bacterial action. In the first step, carbohydrates undergo fermentation and converted into ethanol through action of yeast. In the second step, the aerobic bacteria, for example, Acetobacter aceti and Mycoderma aceti, oxidize the alcohol into acetic acid. शराब और सिरके के औद्योगिक उत्पादन में यीस्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और किण्वन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अणु के द्वारा 2 इथेनॉल के अणु और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलते हैं। इस प्रक्रिया में क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम नामक बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है, खासतौर से ब्यूटिल अल्कोहल के उत्पादन में। यह प्रक्रिया या एसिटिक एसिड बनाने की प्रक्रिया 2 चरणों में जीवाणुओं के क्रियाकलाप के द्वारा पूर्ण होती है। पहला जो स्टेप होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है और उससे ईस्ट के द्वारा इथेनॉल का निर्माण होता है। और दूसरे चरण में एरोबिक बैक्टीरिया जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटी और माइकोडर्मा एसिटी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया तमाम तरह के किण्वन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट, विटामिन प्रोडक्शन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। For example, riboflavin or vitamin B2 made from Clostridium botulinum. Cobalamines or vitamin B12 is made from Pseudomonas dentificans. Vitamins A, C, D and E is produced by algae, and vitamin B1, vitamin B12 and vitamin C इज़ मेड फ्रॉम ईस्ट। तो विटामिन के उत्पादन में बहुत सारे विटामिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संश्लेषित किए जाते हैं, जैसे कि राइबोफ्लाविन जिसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम के द्वारा होता है। कोबालामाइन या विटामिन B12 स्यूडोमोनास डेंटिफिकेंस के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसी प्रकार विटामिन A, C, D और E एल्गी के द्वारा बनाया जाता है। विटामिन B1, B12 और विटामिन C ईस्ट से संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शंस ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स। अम्ल और एंजाइमों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पेंसिलियम ग्लाउकम एस्पेरिजिलस गैलोमाइसेस इज रिस्पांसिबल इन प्रोडक्शन ऑफ गैलिक एसिड। म्यूकोर इज रिस्पांसिबल फॉर साइट्रिक एसिड। एस्पेरिजिलस नाइजर इज रिस्पांसिबल फॉर ग्लूकोनिक एसिड्स। एस्पेरिजिलस ओरेजी is responsible for amylase. Bacillus subtilis for protease. Saccharomyces cerevisiae is responsible for invertase and Streptococcus pyogenes for streptokinase. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके द्वारा
अम्लों का उत्पादन किया जाता है, जैसे पेंसिलियम ग्लाउकम के द्वारा गैलिक एसिड, एस्पेरजिलस गैलोमाइसिस के द्वारा भी गैलिक एसिड का निर्माण किया जाता है, म्यूकोर के द्वारा साइट्रिक एसिड का, एस्पेरजिलस नाइजर के द्वारा ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार कुछ एंजाइम भी संश्लेषित किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसमें एस्पेरजिलस ऑरिएजी के द्वारा एमाइलेज, बैसिलस सबटिलिस के द्वारा प्रोटीएज, सैक्रोमाइसिस सेरेसी के द्वारा इन्वर्टेज, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस के द्वारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट, इन बेकिंग इंडस्ट्री, yeast is used in the manufacture of bread. Kneaded flour is mixed with yeast and allowed to ferment. Yeast converts starch into sugar and sugar into alcohol and carbon dioxide with the help of enzyme zymase. Carbon dioxide is released when effervescence takes place, due to which bread becomes spongy or porous and gets swollen and is of light weight. खाद्य इंडस्ट्री में एक उदाहरण देखते हैं, ईस्ट के द्वारा ब्रेड या डबल रोटी का निर्माण। तो उसमें क्या होता है, आटे में ईस्ट को मिक्स कर दिया जाता है और उसे किण्वन प्रक्रिया के लिए रख दिया जाता है। ईस्ट जब उसका फर्मेंटेशन होता है तो वह स्टार्च को शुगर में बदल देता है, शर्करा के कण में, और फिर जो शर्करा के कण होते हैं, शुगर जो होता है वो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जाइमेज नामक एंजाइम की मदद से। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उससे जो निकलती है उसके कारण जो ब्रेड होती है वह स्पंजी और छिद्रदार हो जाती है, फूल जाती है, और इसके अलावा उसका वजन हल्का हो जाता है। तो यह प्रक्रिया होती है बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड के निर्माण में। नेक्स्ट बात करते हैं इन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। सम स्पीसीज ऑफ लिचेंस लाइक इवरेनिया एंड रैमेटिना आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूमरी गुड्स एंड सोप्स। ए म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस कैराजीनिन is excreted from seaweeds used in the manufacture of ice cream, paints and shampoo। तो सौंदर्य प्रसाधन और सुगंधित पदार्थों के निर्माण में कुछ प्रजातियां लिचेंस की होती हैं, जैसे इवर्निया और रैमेटिना, जो कि सुगंधित सामान और सुगंधित साबुन के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं। इसी प्रकार कैराजिनिन नामक म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस जो होता है वह सीवीड से, समुद्र के एल्गी से निकाला जाता है, शैवाल से निकाला जाता है और वह प्रयुक्त किया जाता है आइसक्रीम, पेंट और शैम्पू के निर्माण में। म्यूसिलेजिनियस का मतलब होता है वह पदार्थ जो उसकी अवस्था को बनाए रखे, खासतौर से सेमी सॉलिड जो प्रोडक्शन है उसमें उसकी अवस्था को बनाए रखे। नेक्स्ट, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, बटर, चीज़ एंड घी आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल एक्टिविटी। फॉर चीज़ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, फॉर योगर्ट लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, फॉर कर्ड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, फॉर बटर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस फॉर बटर मिल्क। तो दुग्ध या दुग्ध से बने हुए उत्पादों के लिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से पनीर, दही या घी आदि दुग्ध पदार्थों के उत्पादन के लिए तमाम तरह के बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस चीज़ के लिए, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस योगर्ट के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस कर्ड के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बटर के लिए भी जिम्मेदार होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस बटर मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी।
नाइट्रोजन इज एन essential for the synthesis of proteins, nucleic acid and other nitrogen containing compound. The plant take nitrogen in the form of nitrates. Nitrogen fixation is done by many organisms like algae, Anabaena, Nostoc or bacteria, Nitrosomas and Nitrobacter, root nodule of leguminous plants, Rhizobium leguminosarum. Saprophyte fungi disintegrate the decaying organic matter and thus help in release of minerals can begin absorbed by plant. तो एग्रीकल्चर, कृषि और मृदा विज्ञान में देखते हैं तो आप जैसे हम पता है कि नाइट्रोजन आवश्यक होता है प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल या दूसरे जिनमें नाइट्रोजन कंपाउंड जुड़ा होता है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उनके निर्माण में। पेड़ पौधे नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा होता है। जैसे एल्गी होता है एनाबिना, नॉस्टॉक, या बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। ऐसे ही रूट नोडुल बैक्टीरिया होता है लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम या लेगुमिनोसेरम। तो यह सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसे नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं और जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और उनका विकास तीव्र हो जाता है। इसी प्रकार सैप्रोफाइट फंजाई जो होता है वह कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होता है या जिम्मेदार होता है। तो उन कार्बनिक पदार्थों से जो मिनरल्स होते हैं या उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको वो तोड़ लेता है, जो कि पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। आपने सुना होगा जैविक खाद। तो जैविक खाद क्या होता है कि कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका छिड़काव होता है और वो कार्बनिक पदार्थ इन्हीं फंजाई के द्वारा, सैप्रोफाइट्स के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं और उनमें जो मुक्त पदार्थ छूटते हैं या मिनरल्स रिलीज़ होते हैं वह पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ा देते हैं। यूरिया की बोरी में भी आपने देखा होगा नाइट्रोजन 46% लिखा होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन इज़ कंपल्सरी फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, जिसके कारण पेड़ पौधों का उत्पादन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड एज फूड। मैनी एल्गाई लाइक गैलेडियम, ग्रासिलेरिया एट्सेट्रा प्रोड्यूस एगार a jelly substance used in manufacturing of ice cream. Sargassum and microcystis are used as food for marine as well as domestic animals. Some seaweeds like laminaria contains a lot of iodine. बहुत सारे एल्गी होते हैं जो भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं। एगार एक पदार्थ होता है जो गैलेडियम और ग्रासिलेरिया से प्रोड्यूस होता है, बनता है, जो जेली लाइक सबस्टेंस होता है, जेली तरह की चिपचिपा टाइप का, और जिसके द्वारा आइसक्रीम का निर्माण होता है। ऐसे इसी तरीके से सैरागेसियम और माइक्रोसिस्टिस समुद्री जीवों और घरेलू जानवरों के लिए चारे के रूप में प्रयोग होता है। और कुछ समुद्री वीड्स होते हैं जैसे लैमिनेरिया, जिनमें आयोडीन की अत्यंत अधिक मात्रा होती है और वह तमाम पदार्थों में मिलाया जाता है, जैसे आयोडीन युक्त नमक, तो उनमें मिला दिया जाता है जिससे क्या जो है आयोडीन की पूर्ति होती रहे अन्य प्रजातियों में और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग ना हों। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ माइक्रोब ह्यूमन इंटरेक्शन। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोब ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। These interactions include ecology, genetics, metabolism, infection, disease, chemotherapy, immunology, genetic engineering and industry and agriculture. तमाम जो इंटरेक्शन होते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं मानव और सूक्ष्म जीवों के मध्य, इसके अंतर्गत हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का जो एक उपयोग है वह इस क्षेत्र में भी है। और यह माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों
और मनुष्य के मध्य होने वाले हर तरह के अभिक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है, जैसे कि इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मेटाबॉलिज्म है, इन्फेक्शन है, डिसीज़ है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। यानी तमाम तरह के जो क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग किया जाता है और उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है समझने में मनुष्य और सूक्ष्म जीवों के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं में। जैसे कि किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा संक्रमण फैलता था, पहले उसे दैवीय प्रकोप माना जाता था कि खसरा हो गया या चिकनपॉक्स हो गया तो उसे दैवीय प्रकोप माना जाता था। लेकिन जब माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन एक अच्छे आयाम तक पहुंचा तो पता चला कि यह दैवीय प्रकोप ना होकर सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो इस क्षेत्र में भी माइक्रोबायोलॉजी का अनुप्रयोग होता है और सबसे अधिक होता है कि मानव शरीर और सूक्ष्म जीवों के मध्य कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो यह थी माइक्रोबायोलॉजी के कुछ अनुप्रयोग, सूक्ष्म जीव विज्ञान के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और फिर मिलता हूँ जल्दी ही किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।